नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्रीज के अंदर हालत काफी गंभीर हो चुके थे। सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि जो शेयर होल्डर जो हर्षवर्धन के साथ लॉयल थे, उनके चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी, क्योंकि पूरे दिन से हर्षवर्धन का कुछ पता नहीं था। और हर्षवर्धन की सौतेली चाचा जयेश रावत ने कंपनी में काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। यहाँ तक कि उसने पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट कर दिया था, जहां अनाया ने यह बात फैलाने को कह दी थी कि यह सब कुछ डॉक्टर ऐना के गार्ड्स ने किया है। वहीं उस न्यूज को दबाकर जयेश रावत ने उसके खिलाफ न्यूज फैला दी थी। इन सब के पीछे हर्षवर्धन का हाथ है, और वही अपोजिशन पार्टी के साथ उसने हाथ मिला लिया था। देवराज कोंडा के मर जाने के बाद पार्टी के दूसरे अध्यक्ष काफी गुस्सा थे, इसलिए वह बदला लेना चाहते थे। और जयेश रावत ने उन्हें बताते हुए यही कहा कि यह सब कुछ बंसल परिवार और हर्षवर्धन ने किया है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी ने बंसल परिवार पर भी यही एक्यूजेशन लगाया कि वह जनता को गुमराह कर रहे हैं और प्रेसिडेंट की हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि उन्होंने यह तक बता दिया कि प्रेसिडेंट मर चुके हैं। वह लोग बस न्यूज को दबा रहे हैं ताकि उन्हें कुर्सी पर किसी और को ना बैठाना पड़े। यह चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाहर पब्लिक सड़कों पर उतर आई थी। कई जगह पर तो दंगे शुरू हो चुके थे, क्योंकि यह दंगे अपोजिशन पार्टी ने जानबूझकर करवाए थे ताकि सामने वाली पार्टी की सरकार गिर जाए और रीइलेक्शन की बात आ जाए। इस बात पर कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि बंसल परिवार ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए जयेश रावत ने इनडायरेक्टली सबको यही हिंट दे दिया कि सबके पीछे हर्षवर्धन का भी हाथ है। वह बंसल परिवार की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से बंसल परिवार और हर्षवर्धन के पूरे देश में बदनामी हो रही थी। यहाँ तक कि रावत इंडस्ट्री के शेयर्स में भी थोड़े से बदलाव आया था। हालांकि फॉरेन कंट्री में उनका बिजनेस फैला हुआ था, जिसकी वजह से ज्यादा तो बदलाव नहीं आया, लेकिन इंडियन कंपनी में काफी बदलाव आया था और उनके शेयर्स तेजी से गिर रहे थे। यहाँ तक कि शेयर होल्डर के बीच भी काफी बहस छिड़ हुई थी। ज्यादातर लोग अभी भी हर्षवर्धन के लॉयल थे, लेकिन कई सारे लोगों को जयेश रावत ने अपनी ओर कर लिया था। इसलिए आज शेयर होल्डर मीटिंग बुलाई गई थी। दूसरी ओर पार्लियामेंट में भी यही हालत था। पार्लियामेंट में भी मीटिंग बुलाई गई थी और वहां पर जोर जोरों से बहस चल रही थी। हर कोई यही डिमांड कर रहा था कि बंसल परिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए और नरेंद्र बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि वह जिंदा ही नहीं है। यह सारी साजिश वंशिक परिवार की है और उन्होंने ही देवराज कोंडा पर झूठे इंसान लगाए। पूरे देश की हालत खराब होने लगी थी। बस 12 घंटे के अंदर तो देश में तूफान मच चुका था। अनाया को जिस इस बात का डर था, वही हुआ। कुछ लोगों ने इस बात का फायदा उठाया। अनाया को गुस्सा भी आ रहा था कि वह लोग इतनी मामूली सी चीज हैंडल नहीं कर पा रहे। वही बंसल परिवार सारा मामला हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से बंसल इंडस्ट्री में भी मीटिंग चल रही थी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मीटिंग चल रही थी, जहां विधान गया हुआ था और बंसल परिवार के हेड भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी बारे में प्लानिंग कर रहे थे। इस परेशानी के बीच हर्षवर्धन का प्लेन एल मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा है। पूरे रास्ते अनाया और हर्षवर्धन ने सारी चीज को एनालाइज किया था। जहां हर्षवर्धन की आंखों में अभी भी शांत भाव थे, वहीं अनाया की आंखों में गुस्सा था। वह लोग जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे, अनाया हर्षवर्धन को गले लगाते हुए बोली, हर्ष बस खुद को शांत रखना और याद रखना तुम्हारी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ ही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी पर भी दया दिखने को जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझे नरेंद्र अंकल के पास जाना होगा। उनके इलाज में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अगर हमने और देर की तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तुम जाओ और रावत इंडस्ट्री के मामले में संभालो। वही हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, वैसे भी मामला तुमने पहले ही संभाल लिया है। तुमने ही तो मेरे सेक्रेटरी को कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और मेरी दादी की मदद से सारी चीज क्लियर कर दी। वैसे भी आज भी राहत इंडस्ट्री में उनकी बात काफी हद तक मायने रखती है, तो यह चीज आराम से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम जयेश रावत को देख लेंगे और उसके लिए तुमने अपनी कुछ प्लानिंग भी की थी। वही यह सब कर सुनकर अनाया के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। वह दूसरी ओर कार की ओर बढ़ गई और जाते हुए गंभीर होकर बोली, वैसे भी अनाया अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। उन लोगों ने उस पर हाथ डाला है
जो मेरे दिल के काफी करीब है, तो उसे कैसे छोड़ दूं? इतना बोलकर वह कार लेकर वहां से निकल गई। वहीं रावत इंडस्ट्री में शेयर होल्डर की मीटिंग चल रही थी। वहां पर हर्षवर्धन की दादी पहले ही आ चुकी थी, जहां पर बाकी सारे शेयर होल्डर हर्षवर्धन के लिए परेशान थे और कई सारे नाराज भी थे कि हर्षवर्धन अब तक यहाँ नहीं आया। क्या यह मीटिंग हर्षवर्धन के लिए लाएगी कोई मुसीबत? और क्या आगे चलकर अनाया कैसे लेगी उनसे बदला? और कैसे अनाया अपने दुश्मनों का सामना करेगी? रावत इंडस्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि रावत इंडस्ट्री में जयेश रावत ने काफी रायता फैला दिया था। वही हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी भी परेशान थी। वह सभी शेयर होल्डर को शांत कर रही थी। तभी एक शेयर होल्डर बोला, वैसे मीनल देवी माफ कीजिएगा, लेकिन आपका पोता काफी बेदरकार है। वह तो हमें कुछ समझता ही नहीं। अगर ऐसे ही कंपनी चलती रही तो यह एक दिन बंद हो जाएगी। उससे तो अच्छा आप मिस्टर जयेश रावत को कंपनी का सीईओ बना दे। आखिरकार वह तजुर्बे का भी है और उम्र में बड़े भी। वह इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभालेंगे। कुछ और शेयर होल्डर भी उसकी बात में हामी भर रहे थे, तो कुछ शेयर होल्डर इस बात से नाराज थे। वह बोल पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। इतने सालों से मिस्टर हर्षवर्धन ने इस कंपनी को संभाला है और इतनी ऊंचाई तक ले गई है, तो हम उसे ऐसे ही यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे भी वह इस कंपनी के हम सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। आप यह बात मत भूलिए। तभी एक शेयर होल्डर बोला, वह सिर्फ शेयर होल्ड करते हैं, यहाँ हमारी भी उतनी ही वैल्यू है। हमारे पास भी शेयर है, हम कोई बेकार नहीं बैठे। और बाकी सारे शेयर होल्डर मीनल देवी पर प्रेशर बनाने लगे। तभी जयेश रावत भी आगे आते हुए बोला, मॉम यह सभी लोग ठीक कर रहे हैं। हम कुछ वक्त के लिए हर्षवर्धन को रिटायरमेंट दे देते हैं। वैसे भी उसे कुछ वक्त के लिए आराम मिल जाएगा। कुछ वक्त के लिए कंपनी में देख लेता हूँ। यह कहते हुए वह अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीनल देवी जानती थी कि यह कितना नीचे गिर सकता है। लेकिन वह अपने पति की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और वह अपने खानदानी का नाम इस तरह से उछलने नहीं दे सकती थी। लेकिन वह नाराज आवाज में बोली, इस कंपनी का सीईओ हर्षवर्धन है और वही रहेगा। तभी एक शेयर होल्डर गुस्से में खड़े होते हुए बोला, आप इस कंपनी की अध्यक्ष है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हम सबको नजरअंदाज करें। हम चाहते हैं कि इस कंपनी को मिस्टर जयेश रावत संभाले। वैसे भी वह इस कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। उन्हें काफी एक्सपीरियंस है और वह इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपको हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करना ही होगा। वैसे भी कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं, हम अपने पैसे डूबने नहीं दे सकते हैं। अगर आपने यह नहीं माना तो हम अपने शेयर्स बेच देंगे और हमारे शेयर बेचते ही यह कंपनी और नीचे आ जाएगी और मामला आपके हाथ से भी चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप हमारी बात मान ले। बाकी सारे शेयर होल्डर भी दबाव बनाने लगे। हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी गुस्से में बोली, मेरा पोता हर्षवर्धन ही इस कंपनी का सीईओ रहेगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर वह गुस्से में खड़ी हुई और एक नजर देखकर वहां से बाहर चली गई। शेयर होल्डर के बीच अभी भी बहस चल रही थी। कुछ शेयर होल्डर कुछ नहीं बोले क्योंकि उनके बीच अभी भी हर्षवंत का खौफ था। तभी एक शेयर होल्डर जो कुछ ज्यादा ही उछल था, वो जयेश रावत की ओर देखकर बोले, आज ही कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मीडिया के सामने ही हम आपको सीईओ घोषित कर देंगे। वैसे भी हर्षवर्धन की वजह से हमारे काफी शेयर नीचे गिर रहे हैं, तो अच्छा होगा यह कम जल्द से जल्द हो जाए। वहां कुछ शेयर होल्डर उसका विरोध करते हैं। उन लोगों ने जयेश रावत और उनके साथ जुड़े लोगों को बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन जयेश रावत उन पर दबाव बनाता है और हर्षवर्धन के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें भी कहता है। इसकी वजह से उनका भी मुंह बंद हो जाता है। लेकिन वह हर्षवर्धन को ही इस कंपनी का सीईओ रहने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर्षवर्धन को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की। वहां बैठा एक भी इंसान नहीं जानता था कि एक दानव जैसा शैतान उनकी बातें सुन रहा था। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन था, जो अपनी कार में बैठे हुए यह सारी बकवास सुन रहा था। और जैसे जैसे वह सब कुछ सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें कठोर होती गई और उसके चेहरे पर अंडरवर्ल्ड किंग की मुस्कान आ गई, जैसे आज वह कुछ तबाह करने के मूड में हो। और यह सच भी था। वो सच में आज बहुत गुस्सा था। उसे अपनी दादी से यह उम्मीद नहीं थी। उसकी दादी ने भी भले ही जयेश रावत का साथ नहीं दिया था, लेकिन खानदान की इज्जत के नाम पर उसने उसका विरोध भी नहीं किया। उसी की वजह से उन 2 कौड़ी के शेयर होल्डर की हिम्मत हुई थी हर्षवर्धन के खिलाफ जान की।
इस बार सच में मृणाल देवी ने गलती कर दी थी। वो नहीं जानती थी कि उनकी यह गलती उन्हें हर्षवर्धन की नजरों में और नीचे ला देगी। दूसरी ओर जयेश रावत का परिवार कुछ ज्यादा ही खुश था। उन लोगों ने तो यह तक सोच लिया था कि वो रावत खानदान की जायदाद को कैसे अपने सुख पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या इन सब के चलते हर्षवर्धन जयेश रावत को बर्बाद कर देगा? और क्या इन सब की वजह से खुलेंगे और कोई राज? पार्लियामेंट वहां के हालात काफी खराब चल रहे थे। विधान सारी सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपोजिशन पार्टी को ज्यादा ही प्रेशर बना रही थी और बाहर फैली हुई अफवाह की वजह से बाहरी कर्फ्यू लग चुका था, जिसकी वजह से वह सारी चीज हैंडल नहीं कर पा रहे थे और अपोजिशन पार्टी बार बार री इलेक्शन की मांग कर रहा था और बंसल परिवार पर दबाव बना रहा था प्रेसिडेंट को पब्लिक के सामने लाने के लिए। इसलिए आखिर में पार्लियामेंट में बाहर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसमें साफ साफ बताया गया था कि बंसल परिवार को अपनी बेगुनाह होने का सबूत देना होगा और मिस्टर नरेंद्र बंसल जो हाल की प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें पब्लिक में इन सभी चीजों की एक्सप्लेनेशन देनी होगी और वह भी अगले 24 घंटे में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी प्रेसिडेंट की खुशी को देंगे और उन पर काफी लीगल एक्शन लिए जाएंगे और इन सब में जिन भी लोगों का हाथ है उन्हें इंडियन पीनल कोड के तहत सजा मिलेंगी। वह लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी कही हुई यह बात उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। इतना सारा तमाशा करने के बाद वह लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। दूसरी ओर बंसल परिवार और उनके साथ लाया पॉलिटिशियन परेशान होकर असेंबली में दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। वहां बैठा विधान बंसल गुस्से में बोला, आप लोग कोई सॉल्यूशन निकालिए। वो बस हम पर दबाव बना रहे हैं ताकि हम हमारी सरकार गिरा दे। यह सारे पॉलिटिशियन जानते थे कि विधान सही कह रहा है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था क्योंकि जो सबूत थे वह उनके खिलाफ थे और वह भी झूठे थे। यह बात विधान भी जानता था क्योंकि वह उसे हादसे के वक्त वहां मौजूद था, लेकिन उसके पास भी कोई सबूत नहीं थे। वह सब के सब परेशान थे। तभी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पॉलिटिशियन ने अपना बयान दिया और नरेंद्र बंसल पर दबाव बनाया और उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि जिन भी लोगों का इन सभी चीजों में हाथ होगा वह सभी लोग जेल के पीछे जाएंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, क्योंकि उन लोगों को एक करप्शन फ्री सरकार चाहिए और वह लोग बस पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। वह लोग तकरीबन आधे घंटे का भाषण देते हैं और पूरा देश यह सारी चीज सुन रहा था। उन लोगों को भी अपोजिशन सरकार की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, जिसकी वजह से देश की जनता को भी यही लगा कि सच में नरेंद्र बंसल उनके लिए सही नेता नहीं है। हर तरफ बहस ऐसे बढ़ने लगी और हर कोई बस देंगे कर रहा था और सरकार गिराने के लिए कोशिश कर रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि जो कुछ भी देवराज कोंडा के साथ हुआ वह गलत है। वैसे तो पहले ही उसके काले करना में बाहर आ गए थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने यह कहकर इस बात को दबा दिया कि वह सब दूसरे लोगों की साजिश है। देवराज कोंडा सच में एक अच्छा इंसान था। उसके लिए उन लोगों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे ताकि लोगों उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए सही हो जाए, और उनकी यह कोशिश सही भी रही। कुछ ही वक्त में सारी चीज नरेंद्र बंसल के खिलाफ चली गई। यह सब कुछ तो केवल 1 घंटा चला, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अगर कहीं गंभीर माहौल था तो वह था रावत इंडस्ट्रीज में। दूसरी ओर रावत इंडस्ट्री में हर कोई नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हुए थे, जहां हर्षवर्धन की दादी अपना फैसला सुना चुकी थी, लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर हर्षवर्धन के खिलाफ थे और उन्होंने शेयर बेचने की धमकी दी थी। अब मीनल देवी भी मजबूर थी। वह अपने पति की इतने सालों से बनाई गई प्रतिष्ठा को धूल में नहीं मिला सकती थी। उसने सोच लिया था कि जब हर्षवर्धन आएगा तो वह कुछ ना कुछ करके रावत इंडस्ट्री को वापस हासिल कर लेगा और बाकी आगे क्या करना है वह बाद में वह हर्षवर्धन के साथ डिसाइड कर लेगी। इसीलिए उसने अपने सौतेले बेटे जयेश रावत को ज्यादा कुछ नहीं कहा, कहीं बात सच में उनके खिलाफ न चली जाए। वो रावत इंडस्ट्री को लेकर परेशान थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन सब में एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी वह कुछ कर नहीं पा रही थी, तो वह पहले ही परेशान थी। उनकी उम्र भी हो चुकी थी। थकान की वजह से वह वापस घर चली गई थी। वह सब के सब इस बात से अनजान थे कि हर्षवर्धन पहले ही रावत इंडस्ट्री में पहुंच चुका है और वह खुफिया लिफ्ट से अपनी केबिन में चला गया, जहां किसी को भी जाना माना था।
यहाँ तक कि उस जगह तो बड़े से बड़े शेयर होल्डर को भी जाना माना था। वो अपने केबिन में बैठकर पूरी इंडस्ट्री का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहा था। वहां पर स्टेज पर जयेश रावत बैठा हुआ था और उनके पीछे कुछ शेयर होल्डर थे। जयेश रावत काफी एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि आज उसने यह डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके वो रावत इंडस्ट्री की कमान अपने हाथ में ले लेगा। और एक बार कमान उसके हाथ में आ गई तो सारी पावर भी उसे मिल जाएगी और वह रावत अंपायर को अपने अंदर कर लेगा और हर्षवर्धन को किसी भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। वो तो बहुत पहले ही उसे मार देना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन की ताकत और पावर और सबसे ज्यादा उसके आसपास घूमने वाले वह खतरनाक गार्ड्स की वजह से वह कभी उसे छू भी नहीं पाता था। उसे अब तक यह नहीं पता था कि हर्षवर्धन की असली ताकत क्या है। उसके हिसाब से हर्षवर्धन सिर्फ रावत इंडस्ट्री का सीईओ है, लेकिन उसे नहीं पता कि हर्षवर्धन ने अपनी भी कई सारी बिजनेस लाइन खोली हुई है। उसकी भी अपनी पर्सनल कंपनी है। उससे भी ज्यादा वह अंडरवर्ल्ड किंग है। उसके इतना बड़ा बिजनेस है कि उसके सामने रावत इंडस्ट्री भी छोटी लगे, क्योंकि दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उससे भी ज्यादा बुरी है। और उसे बात से अभी भी हर्षवर्धन का सौतेला चाचा अनजान था। वो तो बस रावत इंडस्ट्री के पीछे पड़ा था। स्टेज पर जाकर वह सभी रिपोर्टर से बात करता है और माफी मांगते हुए बोला, मैं तहे दिल से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा भतीजा हर्षवर्धन सच में गिल्टी है। उसने अपनी पोजीशन और कंपनी को बचाने के लिए देवराज कोंडा के साथ बहुत बुरा किया और मैं रावत इंडस्ट्री का कट सीईओ होने के नाते आप लोगों को एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरे साथ मेरे बाकी के शेयर होल्डर भी आप सब से इस चीज के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। देश की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह हर्षवर्धन की एक नादानी समझकर उसे माफ कर दे और हम कानून का पूरा आदर करते हैं, इसलिए जो भी कानूनी कार्यवाही होगी हम उसमें साथ देंगे। आज ही मैंने अपना रावत इंडस्ट्री का सीईओ की पोस्ट संभाली है, तो मेरी कंपनी के बाकी के लोग और दूसरे लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे इस कंपनी को चलाने में सहायता करेंगे। और देश की जनता से भी मेरी यही अपील है। यह टेलीकास्ट भी पूरी दुनिया देख रही थी और हर्षवर्धन को अपनी पोजीशन से हटाने की बात सुनकर तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हर्षवर्धन की पावर इतनी ज्यादा थी। वो तो बस जाहिल जयेश रावत ही बेवकूफ था जो हर्षवर्धन की ताकत से अनजान था। कई सारे बिजनेस फैमिली इसके अंदर भी हलचल मच गई थी। वहां पर वही बात हो रही थी कि हर्षवर्धन जयेश रावत का क्या हाल करेगा, क्योंकि हर किसी को पता था कि हर्षवर्धन बिजनेस के लिए ही जीता है। उसने डूबती कंपनी को कुछ ही साल में इतना बड़ा कर दिया। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते थे और अपनी पढ़ाई और जवानी एंजॉय करते थे, इतनी छोटी सी उम्र में हर्षवर्धन ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। और जब से वह इस दुनिया में आया था तब से वह कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए हर कोई जो समझदार था और बिजनेस को समझता था, उसे पता था कि सच में जयेश रावत बेवकूफ है। उसे अपनी जान प्यारी नहीं है जो वह हर्षवर्धन रावत से उलझ रहा था। दूसरी बार आम पब्लिक में माहौल इससे बिल्कुल उलट था। वह लोग जयेश रावत की बातों में आ गए थे और हर्षवर्धन को विलन समझ रहे थे। वह जयेश रावत को बहुत अच्छा इंसान समझने लगे। क्या जयेश रावत को यह गलती पड़ेगी भरी, और क्या आगे चलकर वो लोग होंगे बर्बाद। रावत इंडस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक आप लोगों ने सुना कि जयेश रावत रावत इंडस्ट्री को सीईओ बनने की घोषणा कर देता है। उसके ऊपर से वह हर्षवर्धन को गिल्टी भी साबित करता है, क्योंकि बाहर यही अफवाह फैली हुई थी कि देवराज कोंडा की मौत में बंसल परिवार के साथ साथ हर्षवर्धन का भी हाथ है। और इस बात को बिना किसी प्रूफ के जयेश रावत ने कंफर्म भी कर दिया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जहां बिजनेस फैमिली और बड़ी बड़ी एलिट फैमिली जो सच में अमीर और खानदानी बिजनेस रखते थे और उनके पुरखों का साम्राज्य था, उन लोगों को हर्षवर्धन की ताकत पता थी। उनके अंदर डर की लहर दौड़ गई थी। दूसरी ओर आम पब्लिक के अंदर ओपिनियन बिल्कुल बदल रहा था। वही जयेश रावत तो दूसरे ही किसी सोच में डूबा हुआ था। वह खुश होकर अभी स्टेज से नीचे ही जा रहा था, तभी वहां पर एनएसजी कमांडो की ब्लैक फोर्स के तकरीबन 15 से 20 लोग हाईटेक गन के साथ अंदर आए। उनके आगे सिटी कमिश्नर भी थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को जयेश रावत के आगे करते हुए बोले, यह अरेस्ट वारंट है। वही उनको देखकर तो सुरेश रावत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी लोगों को भी यही हाल था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब तो हर्षवर्धन रावत की दुनिया ही पलट जाएगी।
राजा की तरह जीने वाला इंसान आज अरेस्ट हो रहा है। हर किसी को यही लग रहा था कि आज पुलिस हर्षवर्धन रावत को ही अरेस्ट करने आई थी, और जयेश को भी यही था। बाकी के शेयर होल्डर भी यही चाहते थे, ताकि वह धीमे धीमे करके रावत इंडस्ट्री को हड़प ले, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन सब का दिमाग भी लोमड़ी की तरह ही चलता था। जयेश रावत से भी वह लोग 2 कदम आगे थे। उनके अंदर लालच साफ साफ नजर आ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह हर्षवर्धन के हाथ से कुछ छीन नहीं सकते थे। हर्षवर्धन की बिजनेस स्किल हो या फिर राज करने की आदत, हर चीज उसे विरासत में मिली थी। वह किसी राजा की तरह था, और एक भी इंसान उसकी आंखों के सामने अपनी नजरें भी नहीं उठा सकता था। इसीलिए वह सब की सब लोग यही चाहते थे कि रावत इंडस्ट्री को जयेश रावत हासिल कर ले, और वह लोग उनके साथ दे रहे थे, ताकि धीमे धीमे करके आगे चलकर जयेश रावत को नीचे लाकर वह रावत इंडस्ट्री को अपने कब्जे में कर सके, क्योंकि यह बहुत बड़ा अंपायर था। अगर वह उनके परिवार के अंदर आ गया तो उनका परिवार भी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। और जयेश जितना बेवकूफ था, उन लोगों को यह करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनके चेहरे पर भी एक शातिर चमक थी। तभी एक रिपोर्टर हिम्मत करके बोला, मिस्टर सिटी कमिश्नर, क्या आप सच में मिस्टर रावत को अरेस्ट करने आए हैं? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं? क्या वह सच में गिल्टी है? तभी दूसरा रिपोर्टर बोला, क्या सच में उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए? हर किसी के सवाल सुनकर एनएसजी कमांडो के चेहरे पर पसीना आ गया था, क्योंकि वह भी हर्षवर्धन की ताकत जानते थे। वही खड़ा कमिश्नर का हाल तो और ज्यादा खराब था, लेकिन इतने सालों के तजुर्बा और एक अच्छे ओहदे पर होने की वजह से वह खुद को संभाल कर थोड़ी कड़क वॉइस में बोला, है यह अरेस्ट वार्ड मिस्टर रावत का ही है? वही यह सुन सबके सब चौंक गायब, और जयेश तो खुश हो गया, और वो अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, अभी हर्षवर्धन यहाँ नहीं है, उसके आते ही हम उसे आपके हवाले कर देंगे। वही यह सुन कमिश्नर डरते हुए तुरंत बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, और मिस्टर हर्षवर्धन को हम भला अरेस्ट क्यों करने लगे? यह सुनकर एक रिपोर्टर थोड़ी नाराज आवाज में बोला, तो भला आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वह भी इतनी ऑफिसर के साथ? तो सिटी कमिश्नर जयेश रावत की ओर देखकर बोला, हम यहाँ पर जयेश रावत को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हर को चौंक गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में सुरेश रावत के नाम का अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। तभी एक रिपोर्टर बोला, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया है? यह तो बिल्कुल बेकसूर है। आप सच में कोई मजाक कर रहे हैं? तभी सिटी कमिश्नर वहीं पर खड़े हर्षवर्धन के सेक्रेटरी की ओर कुछ इशारा करता है। सेक्रेटरी तुरंत वहां लगी बड़ी सी एलईडी पर कुछ सबूत चलाने लगता है, जहां पर जयेश रावत खुद कबूल कर रहा था कुछ लोगों के सामने कि हर्षवर्धन के खिलाफ यह सारी पोस्ट उसी ने करवाई है, कुछ ऑनलाइन हैकर्स को हायर करके। वो चाहता था हर्षवर्धन को पूरे देश में बदनाम कर दे, ताकि रावत इंडस्ट्री के शेयर्स गिर जाए और वह सब कुछ अपने हाथ में ले सके। यह साजिश शुरू से लेकर अंत तक उसी की थी। उसने और भी कई सारे डॉक्यूमेंट थे, जहां पर यह भी कहा गया था कि जयेश रावत देश के दुश्मनों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उनने देवराज कोंडा और दुश्मनों के साथ मीटिंग करके प्रेसिडेंट को जहर देने की कोशिश की है। वहीं वहां खड़े रिपोर्टर से लेकर पूरी देश की जनता जो यह सब कुछ लाइव देख रही थी, उनके लिए यह न्यूज़ किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। जाहिर सी बात है, देश के प्रेसिडेंट देश के पिलर होते हैं, और उन पर छोटी सी खरोच भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी होती है। और यहाँ तो जयेश रावत ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। तभी एक रिपोर्टर बोला, लेकिन आपको यह सब कुछ कैसे पता, और इन सब के बारे में आपको किसने बताया? यह सुनकर सामने खड़े कमिश्नर बोल पड़े, आपको नहीं पता, मिस्टर प्रेसिडेंट ने खुद इंटरव्यू दिया है, और यह सारा खुलासा उन्होंने ही किया है। इतनी बड़ी साजिश, यहाँ तक कि देवराज कोंडा को मारकर मिस्टर हर्षवर्धन और बंसल परिवार पर इल्जाम लगाना, और कई सारे लोगों की जान लेना, यह सब कुछ उनकी सोची समझी साजिश थी। तभी एक रिपोर्टर कंफ्यूजन में पूछती है, सर आप कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं? आप यह सारी चीज हमें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और अच्छे से इन सभी चीजों पर रोशनी डालिए, ताकि हमें सारे सबूत अच्छे से समझ सके। यह सुनकर पुलिस कमिश्नर बोला, कुछ वक्त पहले दूसरे देश की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर एक साजिश रची गई थी, जिनमें प्रेसिडेंट को बहुत प्राचीन काल का जहर दिया गया, जिनसे उनके बॉडी ऑर्गन फेल हो जाए और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए। उसके बाद हमारे देश की सेल्फ डिफेंस कमजोर हो जाए,
और दूसरा देश हम पर आक्रमण कर सके। इसमें कुछ अपोजिशन लीडर भी शामिल थे। जयेश रावत और कुछ और बड़े बिजनेसमैन का भी हाथ होने के सबूत मिले हैं। इसीलिए हम आज यहाँ पर मिस्टर जयेश रावत को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, और अगर आपको चाहिए तो आप माननीय प्रेसिडेंट का लाइव इंटरव्यू देख सकते हैं। उनमें सारी चीज एक्सप्लेन की गई है, और आपको भी पता चल जाएगा कि इस साजिश में कौन कौन शामिल है। इतना बोलकर वो जयेश रावत को अरेस्ट कर लेते हैं। जयेश रावत अभी भी छटपटा रहा था और ना में सिर हिलाते हुए कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग बस मुझे फंसा रहे हैं। यह हर्षवर्धन की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। वही पुलिस जयेश रावत को खींचते हुए ले गई और पूरे देश में यह सारी न्यूज लाइव चल रही थी। हर कोई बस बातें ही बना रहा था। हर किसी को रावत इंडस्ट्री के बारे में न्यूज जाननी थी। तभी हर्षवर्धन का सेक्रेटरी स्टेज पर आया और सभी रिपोर्टर्स को ग्रिट करते हुए बोला, माफ कीजिएगा बॉस, अभी बाकी सारी चीज देख रहे हैं, इसीलिए वह सामने नहीं आ सकते। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत यही होता है। अभी भी रावत इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर हर्षवर्धन ही है और मिस्टर जयेश रावत को रावत इंडस्ट्री से बाहर निकल दिया गया है और रावत इंडस्ट्री की कुछ और शेयर होल्डर को अपनी पोस्ट से हटाया जा रहा है। और रही बात हमारे सर पर लगे सारे इल्जाम की, तो मिस्टर प्रेसिडेंट पहले ही इन चीजों का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ सवाल पूछना होगा। इतना बोलकर वो सबका धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। क्या यह मामला इतनी आसानी से निपट जाएगा? और क्या इस बीच अनाया के दुश्मन चल रहे होंगे कोई नई चाल? रावत मेंशन में दूसरी ओर रावत मेंशन के हालात बिल्कुल उल्टे थे, क्योंकि जब मीनल देवी घर आ रही थी तब उसने भी रास्ते में यह न्यूज सुन ली थी कि जयेश रावत इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया। वैसे तो वो नहीं चाहती थी, इसलिए वह काफी उदास थी। लेकिन जैसे ही वह घर आई, उसने अपनी बहू यानी कि जयेश की बीवी सुषमा को जेल में बैठे हुए टीवी देखता देखा। आज तक सुषमा रावत की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह मेन हॉल में आए, क्योंकि मीनल देवी भले ही उन लोगों को अपना परिवार मानती थी, लेकिन उनके लिए रावत मेंशन के नजदीक की एक विला था, वहीं रहने का इंतजाम कर दिया था, और जब कोई फंक्शन हो या फिर कोई बड़ी चीज हो तभी उन लोगों को वहां आने की इजाजत थी। उनके अलावा वो लोग वहां नहीं आते थे। वैसे भी मीनल देवी को वह लोग पसंद नहीं थे। आखिर कौन सी औरत अपने पति के नाजायज बेटे और बहू को पसंद कर सकती है? लेकिन अपने पति को दिए हुए वचन और खानदान की इज्जत की खातिर वह उन सबको अपने साथ रखे हुए थी। लेकिन सुषमा रावत को वहां देखकर वह कठोर आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी बिना इजाजत के? मैं हॉल में क्यों बैठी हूँ? तभी सुषमा रावत अकड़ते हुए बोली, मम्मी जी आप अभी भी इतना इतरा रही हो? भूलिए मत, अब मेरे पति रावत इंडस्ट्री के सीईओ है, तो मेरा भी इतना भी हक है जितना आपका है इस घर पर और बाकी सारी चीजों पर भी। तो अब आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। वही यह सुनकर निर्मला देवी को गुस्सा आ गया। मीनल देवी अपने जमाने में काफी रोकदार पर्सनैलिटी की औरत थी। उसने अपने पति के जाने के बाद बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाला था। यहाँ तक कि अपने बेटे के जाने के बाद उसने अपने पोते के साथ साथ कुछ साल तक बिजनेस को भी संभाला था। लेकिन बहुत जल्द हर्षवर्धन ने उसे टेक ओवर कर लिया था। उनके सामने तो कोई मिलिट्री जनरल भी अपनी आवाज ऊंची नहीं रख पाता था। सुषमा रावत की फिर क्या औकात? उसकी इतनी घमंड भरी बातें सुनकर मीनल देवी उसके ओर चलते हुए आगे बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, भूलो मत, वह सिर्फ सीईओ की कुर्सी पर बैठा है। आज भी उस कंपनी के ज्यादातर शेयर्स मेरे पास और हर्षवर्धन के पास है। मैं जब चाहूं तब उसे रावत खानदान से बाहर फेंक सकती हूं। इसीलिए इतना इतराना बंद करो। यह सुनकर सुषमा को भी गुस्सा आ गया। वह उंगली दिखाते हुए बोली, मम्मी जी आप बहुत आगे बढ़ रही है। आप उस हर्षवर्धन को तो अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है और हमें तो किसी कीड़े की तरह ट्रीट करती है। इस खानदान पर हमारा भी इतना ही हक है जितना उसका है, और अब तो मेरे पति को भी रावत इंडस्ट्री ने जगह मिल गई है, तो अब मैं भी आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली। तभी उनके कानों में टीवी से जयेश रावत की अरेस्ट होने की न्यूज आई थी। यह न्यूज सुषमा पर किसी बम की तरह फटी, तो मीनल देवो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मीनल देवी हर हर्षवर्धन में एक चीज अलग थी, और वह थी किसी को माफ न करने की काबिलियत और अपने खानदान से आगे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना। वह खानदान के आगे झुकने वाला इंसान नहीं था। हर्षवर्धन के सामने सब कुछ एक जैसा था।
जैसे मीनल देवी रावत खानदान की इज्जत के लिए अपने पति के नाजायज बेटे को भी अपने साथ बांध कर रखे हुए हैं। हर्षवर्धन को वह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। यही एक सोच थी जहां मीनल देवी और हर्षवर्धन की सोच अलग पड़ती थी, और जिसकी वजह से अक्सर उन लोगों के बीच मनमुटाव होता था। लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। न्यूज़ देखकर मीनल देवी समझ गई कि उसका लाडला पोता वापस आ गया है। उसका पोता, उसकी शान वापस आ गई है। वही इस न्यूज़ को देखकर हर्षवर्धन की सौतेली चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह किसी भूत की तरह वही सोफे पर गिर गई। मिलन देवी को भी यह ड्रामा देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तुरंत अपने कमरे की ओर चली गई, क्योंकि वह काफी परेशान थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। और न्यूज़ को देखने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि उसका पोता वापस आ गया था, वह सभी चिंताओं से मुक्त हो चुकी थी। अब उसे रावत इंडस्ट्री की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर्षवर्धन सब कुछ संभाल लेगा। वह अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी, इसीलिए वह सुकून से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जाते हुए उसने अपने बटक को कुछ इशारा किया, जैसे वह कहना चाहती हो कि सुषमा को यहाँ से बाहर फेंक देना। बट अभी आगे आते हुए सुषमा को रुड अंदाज में बोला, मिस सुषमा, अच्छा होगा आप यहाँ से चली जाए। मालकिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि यहाँ पर कोई अनजान उनकी जगह पारिक। वही सुषमा, जो पहले से ही गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि जो चीज उसके हाथ में आ चुकी थी वह किसी रेत की तरह उसके हाथ से फिसल रही थी। कुछ वक्त पहले पूरा रावत अंपार और रावत खानदान की मालकिन बनने के सपने देखने वाली औरत के हाथ से सब कुछ छूट रहा था, तो वह कैसे शांत रहती। वह बौखला गई थी। उसने बटलर पर चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो, यह सब कुछ मेरा है। देखो, मेरे पति ने सीईओ की पोस्ट हासिल कर ली है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। लेकिन बटलर उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसने थोड़ी गंभीर होकर वापस उसे वही बात रिपीट करके कही। ना चाहते हुए भी सुषमा पैर पटकते हुए वहां से चली गई, क्योंकि उसे अब अपने पति को बाहर निकालने के बारे में भी सोचना था। वह जानती थी कि यह मामला इतना जल्दी ठंडा नहीं पड़ने वाला। क्या जयेश रावत छूटेगा पुलिस के हाथों से, और क्या इस मुसीबत से निकल आएंगे अनाया और हर्ष। रावत इंडस्ट्रीज में दूसरी ओर रावत इंडस्ट्री की माहौल बिल्कुल उलट था। वहां पर शेयर होल्डर जो हर्षवर्धन के खिलाफ गए थे, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छाई हुई थी, और वह लोग मीटिंग हॉल में बैठे थे। और जिन शेयर होल्डरों ने हर्षवर्धन का साथ दिया था, वह आराम से अपने घर वापस जा चुके थे, क्योंकि उन लोगों को पता था हर्षवर्धन सब कुछ संभाल लेगा। और उन्हें दिल ही दिल में खुशी हो रही थी कि उन्होंने हर्षवर्धन के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। भले ही उन्हें नुकसान उठाना पड़े, वह हर्षवर्धन के साथ खड़े रहे। जो शेयर होल्डर उसके खिलाफ गए थे, अभी वह मीटिंग हॉल में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत आया, और उसने आते ही उन शेयर होल्डर को रुड अंदाज में बोला, इन कागजों पर साइन करो। इतना बोलकर उसने कुछ पेपर सामने फेंक दिए। सबने उन पेपर्स को देखा तो उन पर शेयर ट्रांसफर के पेपर थे। उन सभी शेयर होल्डर को उनके शेयर्स बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह देखकर उनमें से एक शेयर होल्डर बौखला गया। वो ऊंची आवाज में बोला, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो हमसे इस तरह से हमारे शेयर्स नहीं ले सकते। यह सुनकर रजत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, यह तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप बॉस खिलाफ जा रहे थे। क्या आपको नहीं पता, बॉस को धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने तो उनकी सबसे कीमती चीज पर नजर डाली। वह कंपनी को अपना मंदिर समझते हैं और काफी छोटी उम्र से ही काम करने लगे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वह अपने काम को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। ऊपर से आप लोगों ने रावत इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है आपको लोग इस कंपनी में टिक पाओगे? वही यह सुनकर उन सभी शेयर होल्डर को कपकपी सी मच गई। तभी एक शेयर होल्डर हिम्मत करके खड़े होते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को यह हक नहीं है कि तुम हमसे यह शेयर्स छीनो। हम कोर्ट में जाएंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे। तुम लोग हम हक ऐसे छीन नहीं सकते। रजत को लग रहा था कि यह सभी बेवकूफ है। इन लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो वह अभी भी ऐसी बकवास कर रहे हैं, क्योंकि रजत अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानता था कि वह इन सभी को छोड़ने नहीं वाले। तभी एक शेयर होल्डर बोला, तुम हर्षवर्धन को यहाँ बुलाओ। तुम बस एक मामूली सेक्रेटरी हो, तुम हमें इस तरह से यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते।
तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आई, क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को यह से कोई नहीं निकल सकता? इस आवाज को सुनकर सबका ध्यान उस ओर चला गया। वहां खड़े इंसान को देखकर हर कोई डर से कांपने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन अपने ऊपर से नीचे तक काले टक्सीडो सूट में खड़ा था और ऊपर से ओवरकोट भी ब्लैक कलर का पहना हुआ था। उसके आसपास का ओरा अभी भी इतना खतरनाक था कि सबकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह अनाया की दी हुई वॉच को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी नजर उठाकर वहां बैठे हुए शेयर होल्डर को देखकर कड़क आवाज में कहा, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। यह आखिरी मौका है, इन कागजों पर साइन करो और अपनी जान छुड़ा लो, वरना जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ छिन जाएगा। यह सुनकर एक शेयर होल्डर को गुस्सा आया। वह गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम हमें बर्बाद कर सको। अगर हमने अपने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, वह भी कम दामों में, तो तुम सोच लो रावत इंडस्ट्री का क्या होगा। इतना बोलकर उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा था और उसकी बातें सुन एक और शेयर होल्डर भी बोला पड़ा, बिल्कुल सही, तुम जाने धमका नहीं सकते। अभी वह इतना ही बोला था कि वहां बैठे हर किसी का फोन एक साथ बजा। उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने फोन उठाकर कान पर रखा। लेकिन जैसे जैसे वह सामने वाले इंसान की बात सुन रहा था, वैसे वैसे डर के और गुस्से के मिले जुले भाव से उन लोगों की आंखें लाल हो रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि सबका फोन अपने हाथ से छूट गया और वो लोग अविश्वास से हर्षवर्धन को देखने लगे। दरअसल वहां बैठे सभी शेयर होल्डर को उनके सेक्रेटरी का फोन आया था, क्योंकि कुछ ही वक्त में उनकी कंपनी के सभी शेयर होल्डर और सभी इन्वेस्टर पीछे हट रहे थे। उनके मिले हुए सभी बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी कंपनी का दिवालिया निकालने का वक्त आ चुका था। ऊपर से बची कुची कसर यह भी हो गई थी कि उनके किए हुए काले कारनामे और गैरकानूनी काम, यहाँ तक कि जबरदस्ती से छीनी हुई जमीनें और जमीनों के लिए किए हुए मर्डर, यहाँ तक कि लड़कियों के साथ किए हुए गंदे काम, उनके घटिया शौक हो, सारी चीज मीडिया और पुलिस के हाथ आ गई थी और उनके परिवार की ज्यादातर लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका था। वह लोग कुछ ही घंटे में जमीन पर आ चुके थे। कुछ भी करने के बाद भी उनकी कंपनी की हालत ठीक नहीं हो रहे थे। यह सब कुछ सुनकर और उनके सारे काले चिट्ठे बाहर आ गई है, वो लोग बौखला से गए थे। क्या इन सब के बाद भी हर्षवर्धन उन लोगों को माफ करेगा? और क्या इन सब के बाद अनाया अपनी सौतेली माँ बेटी से कैसे बदला लेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।